ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन लास्ट सेशन में हमने टॉर्क की बात की है। अब टॉर्क पे कुछ एक्सरसाइजेस हम कर लेंगे। टॉर्क ज़रा पहले याद करें। टॉर्क जो हैं टॉर्क वाज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये तो एक इक्वेशन थी हमारे पास। द अदर वन आर एफ टी, ये दूसरी इक्वेशन थी। थर्ड वन आर परपेंडिकुलर एफ, ये तीसरी। सेम इक्वेशन के तीन फॉर्म्स हैं। इसमें आर जो है दैट वाज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इससे ये बात भी पता चल रही है कि फोर्स आपको उसी पॉइंट पे दिखाना होगा जिस पॉइंट पे फोर्स एक्चुअली एक्ट कर रहा है। एफ इज द फोर्स, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू, एफ टी इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और आर परपेंडिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो, चूंकि हम यही इक्वेशन ज्यादा यूज कर लेंगे, इसको हमने फोर्स आर्म कहा था। और फोर्स आर्म होता क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या जो रेफरेंस पॉइंट होगा। नाउ इस पे कुछ एक्सरसाइजेस हम कर लेंगे। I'll read out the question. The figure shows an overhead view of a meter stick that can pivot about a dot at the position marked 20 for 20 centimeters. All five forces on the stick are चलिए पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद मीटर स्टिक हमारे पास है। सो इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ओवरहेड व्यू हम देख रहे हैं। एंड दिस कैन पिवट अबाउट 20 सेंटीमीटर। सपोज यहां से अगर शुरुआत हो रही है, दिस इज 0, ये पिवट पॉइंट है 20 सेंटीमीटर पे, और एक पॉइंट है 40, एंड देन यू हैव दिस 100। ये हाईलाइटेड है। 5 फोर्सेस इस रॉड पे हैं। वो 5 फोर्सेस मैं दिखाता हूं। F1 यहां पर है, F2 यहां पर है इस डायरेक्शन में, F3 यहां पर है, F4 भी वहीं पर है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन, और F5 जो है वो यहां पर ऐसे हैं। ये 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस मीटर स्टिक पे। नाउ हमें बोलना क्या है? द फिगर शोज, फिर से सुन ले, द फिगर शोज एन ओवरहेड व्यू ऑफ ए मीटर स्टिक दैट कैन पिवट। पिवट का मतलब जिस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे कील लगाई हुई है और उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। That can pivot about the dot at position marked 20 for 20 centimeter. All 5 forces on the stick are horizontal and have same magnitude. So 5 forces का magnitude same है और horizontal है. Rank the forces according to the magnitude of the torque they produce greatest first. चलिए, इन forces का जो कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क होगा उनकी रैंकिंग हमने करनी है। सपोज फोर्स F1 का टॉर्क टाउ 1 होगा, F2 का टॉर्क टाउ 2, ऐसे F3 का टाउ 3, देन टाउ 4 और टाउ 5। इनकी हमने रैंकिंग करनी है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा, फिर कम किसका होगा, फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज रैंकिंग करनी है। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज जो है वो इसकी रैंकिंग करनी है। सो 5 फोर्सेस F1, F2, F3, F4 और F5 एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर हैं। इसके इर्द गिर्द ये घूम सकता है। ये यहां पर सपोज की लगाई हुई है ऐसे। ओके, अब मैं प्रेफर कर लूंगा ये वाली इक्वेशन यूज करना, आर परपेंडिकुलर F। ओके, आर परपेंडिकुलर F सब उनका सेम है। 5 फोर्सेस जो हैं दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। सो F से टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आर परपेंडिकुलर से फर्क पड़ेगा। जिसका आर परपेंडिकुलर कम होगा उसी का टॉर्क भी कम होगा, जिसका आर परपेंडिकुलर ज्यादा होगा उसी का टॉर्क भी ज्यादा होगा, जिसका आर परपेंडिकुलर जो है 0 के बराबर होगा उसका टॉर्क भी 0 के बराबर होगा। इसमें रिमेंबर हमने कहा था
if line of action of force goes through axis of rotation then r परपेंडिकुलर 0 होगा तो टॉर्क भी 0 के बराबर होगा। सो ये इंपॉर्टेंट बात थी वहां पर। यहां पर ऐसा कोई है, क्योंकि अगर कोई ऐसा फोर्स है जिसका r परपेंडिकुलर 0 होगा तो उसका टॉर्क भी 0 होगा, तो रैंकिंग में तो वो लास्ट पे आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो वो 0 से कम तो नहीं हो सकता है। 0 का मैग्नीट्यूड लीस्ट है, नेगेटिव तो हमें लेना नहीं है। नेगेटिव अगर कोई है भी तो उसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। सो 0 मैग्नीट्यूड इज द मिनिमम। सो जस्ट सी 5 फोर्सेस हैं, F1 F2 F3 F4 F5। इन 5 फोर्सेस में किसी की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहीं रेफरेंस पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू तो नहीं जा रही है। चलिए वो देख लेते हैं। F1 के लिए दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है F1 के लिए। F2 के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज लाइक दिस। यू कैन क्लियरली सी वो वाली लाइन जो है रेफरेंस पॉइंट के थ्रू जा रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू जा रही है। तो F2 के लिए r परपेंडिकुलर 0 है, तो F2 का टॉर्क जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इमीडिएटली फिलहाल हमें ये पता चल रहा है कि τ2 जो है वो 0 के बराबर है, F2 का टॉर्क τ2। और कोई जरा देख लें। F3 के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है वर्टिकल। F4 के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज लाइक दिस। F5 के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज दिस वे। अगेन यू कैन सी F5 की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू जा रही है, दूसरे साइड से एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू जा रही है। अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू जा रही है तो F5 के लिए भी r परपेंडिकुलर 0 होगा, तो उसका टॉर्क जो है वो भी 0 के बराबर होगा। सो τ5 जो है वो भी 0 के बराबर। फोर्स फिफ्थ फोर्स का F5 का टॉर्क जो है वो भी 0 के बराबर। सो ये दो फोर्सेज, बाकी आप देखें किसी की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू नहीं जा रही है। F1 की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहां पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू नहीं जा रही है। F3 की यहां पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू नहीं जा रही है। F4 की यहां पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू नहीं जा रही है। F5 की जा रही है और F2 की जा रही है। तो उन दो का टॉर्क जो है वो 0 के बराबर। तो हमारी रैंकिंग में वो लास्ट में आ जाएंगे। अब बचे कौन? 1 बच गया, 3 बच गया और 4 बच गया। 1, 3 और 4 में हमें देखना है। ओके, 1, 3 और 4 में हमें देखना है। अब नोट कर लें, F1 और F4 के लिए r परपेंडिकुलर जो है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो r परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा r परपेंडिकुलर, ये r परपेंडिकुलर फॉर 1। F4 के F3 के लिए ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो उसके लिए भी यही r परपेंडिकुलर बच जाएगा, सेम 20 और 20 दोनों के लिए। 20 से 0 तक 20, 20 से 40 तक 20। ओके, 40 माइनस 20 इज 20। सो ये भी 20, ये भी 20। तो F1 और F3 का टॉर्क जो है वो 0 के F1 और F3 का टॉर्क जो है वो सेम है। फोर्सेस तो पहले से ही सेम थे, अब r परपेंडिकुलर भी सेम है तो टॉर्क भी सेम होगा। तो F1 और F3 फोर्सेस पहले से ही सेम है, r परपेंडिकुलर जो है फोर्स आर्म जो है वो भी सेम है। तो τ1 जो फोर्स 1 का टॉर्क है और τ3 जो फोर्स 3 का टॉर्क है वो दोनों सेम है। ओके, वो दोनों सेम है। अब बचा कौन? F4। अब F4 और इसका कंपैरिजन हमें करना है। F4 का टॉर्क ज्यादा होगा कि इसका? फिर से देख लें, F3 और F4 को कंपेयर कर लेते हैं, और 3 तो 1 के बराबर है तो वो 1 के साथ कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो गया। F3 के लिए यहां से यहां तक जो है r परपेंडिकुलर है। F4 की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये है, तो उसका r परपेंडिकुलर जो है वो ये होगा, ये r परपेंडिकुलर। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस वन। या इफ यू वांट स्टिल वांट टू बी कन्विंस्ड, ये यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल हियर, और उसमें ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है सबसे लंबा साइड होता है, तो ये तो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। हाइपोटेन्यूज ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू परपेंडिकुलर या फिर बेस, जो भी आप कहें। सो ये कम है। F4 का r परपेंडिकुलर जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू τ3, इन कंपैरिजन टू F3।
तो अगर F3 का R परपेंडिकुलर ज्यादा है तो इसका टॉर्क ज्यादा होगा, F4 का R परपेंडिकुलर कम है तो उसका टॉर्क भी कम होगा, जिसका R परपेंडिकुलर ज्यादा है उसी का टॉर्क ज्यादा होगा, जिसका R परपेंडिकुलर कम है उसका टॉर्क कम होगा। सो 3 और 4 में से 3 का R परपेंडिकुलर ज्यादा है तो उसी का टॉर्क कम होगा, ज्यादा होगा। 4 का R परपेंडिकुलर कम है तो 4 का टॉर्क जो होगा वो कम होगा। सो 3 के कंपैरिजन में 4 का टॉर्क जो है वो कम है, 3 का टॉर्क ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 4। चलिए, सो 1 और 3 का सेम और सबसे ज्यादा, टाउ 4 उससे कम, 4 का टॉर्क उससे कम, फिर इन दो का तो जीरो है, तो जीरो है तो ऑब्वियसली लास्ट पे आएगा। तो हमारी रैंकिंग रहेगी कि टाउ 1 जो है दैट इज इक्वल टू टाउ 3 और ग्रेटर देन टाउ 4। ओके, फिर जाके ये दो ग्रेटर देन टाउ 2 इक्वल टू टाउ 5 और उन दो का जीरो के बराबर है। ओके, उन दो, वो तो लास्ट में ही थे, बचे थे ये 3, उनमें से ये दो सेम है और इसका कम है। सो टाउ 1 इज इक्वल टाउ 3 इज ग्रेटर देन टाउ 4 इज ग्रेटर देन टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 5 इज इक्वल टू 0, वो दो जीरो के बराबर है। फाइन। सो 1 का टॉर्क और 3 का टॉर्क सबसे ज्यादा है और सेम भी है, उससे कम टॉर्क 4 का है, उससे भी कम टॉर्क 2 और 5 का है, और वो दोनों टॉर्क जो है वो जीरो के बराबर है। ठीक है, सो आर परपेंडिकुलर आपने देखना होगा। अच्छा, और एक बात यहां पर ध्यान दें, F1 जो है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, नाउ दिस इज ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस मैं ऐसे बता रहा हूं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, F1 यहां पर है तो वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। सो F1 का टॉर्क जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। ये जो दो फोर्सेस हैं ये ऐसे घुमाना चाहेंगे तो इन दो का टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज होगा। रिमेंबर, जो फोर्स क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है उसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज होता है, जो फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है उसका टॉर्क भी काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ओके, फिर एक के साथ आप प्लस साइन यूज कर लें, दूसरे के साथ माइनस साइन यूज कर लें। खैर, इस क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं था, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को रिलेट करना था। सो ये हमारा ऑर्डर रहेगा, टाउ 1 इक्वल टू टाउ 3 ग्रेटर देन टाउ 4 ग्रेटर देन टाउ 2 इक्वल टू टाउ 5 इक्वल टू 0। ओके।